नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक ऐसे पहलू के बारे में जो समाज की और राजनीति की जो एक हमारी बहुत बड़ी कहना चाहिए विषय है। उसको सिनेमा कैसे देखता है, और वो विषय है जाति का। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में रहते हुए जाति जो है हमारे समाज का और हमारी राजनीति का एक केंद्रीय तत्व है। और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनावों का माहौल है और चुनावों में सभी पार्टियों के नेता जो हैं वो जाति के सवाल को अपने अपने तरीके से बहुत एग्रेसिवली उठा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सिनेमा सिनेमा जो है जाति के सवाल को किस तरह से देखता आया है जब से सिनेमा हमारे यहाँ बनना शुरू हुआ है। खासतौर से जब से बोलती फिल्में शुरू हुई हैं, तब से सिनेमा में जाति के सवाल को किस तरह से उठाया गया है। और हिंदी सिनेमा के अलावा जो अन्य भारतीय भाषाओं में सिनेमा बनता है, खासतौर से दक्षिण भारत की भाषाओं में, मराठी में, बंगाली में, तो वहां पर जो है जाति का सवाल जो है वो किस तरह से सिनेमा की कहानियों में उतरा है, कैसे उसको निर्देशकों ने दिखाया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिनेमा किस तरह से जाति के सवाल को कितनी गंभीरता से उठाता है। क्या सचमुच वो किसी समाधान की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, या उसका जो एक तौर तरीका है वो मसाला सिनेमा के खांचे में ही रहता है, या उसमें कहीं ना कहीं कोई जो एक इस समस्या की एक जो गंभीरता है उसकी तह तक जाने की कोशिश दिखाई देती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं। महात्मा जी हैं, हिंदी हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी फिल्म पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है, बहुत वरिष्ठ फिल्म विश्लेषक है, वर्षों से हिंदी फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। यूट्यूब चैनल चलाते हैं सिनेमा हॉल के नाम से। सिनेमा में क्या वो कन्फ्रंटेशन वाला जो खासतौर से मुख्य धारा का सिनेमा है उसमें वो कन्फ्रंटेशन वाला एलिमेंट तो है ही नहीं, लेकिन वो जो मूल कहानी उठाता है उसकी भी कहीं ना कहीं आत्मा को नष्ट कर देता है। क्या कहेंगे आप? जी, आप सभी को नमस्कार। और ये हमारे पहले जो तीनों महत्वपूर्ण बातें की गई है, तीनों वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखा है। सबसे पहले मैं हितेंद्र जी की बात कहूँ तो मैं कन्फ्रंटेशन से नहीं घबराता। मुझे लगता है कि कन्फ्रंटेशन होना चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म तो हम करते रहे इतने सालों, 75 साल से सुधार ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो जब तक कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, एक मकान ढह रहा है, जर्जर हो चुका है, उसको पूरी तरह से तोड़ देने की जरूरत है, तभी नया मकान बन पाएगा। नहीं तो उसमें मरम्मत और चिप्पी लगाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने को है। विस्तार में जाएंगे तो और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हिंदी सिनेमा के संदर्भ में संजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक उस समुदाय से मेकर नहीं आएंगे, समुदाय से कलाकार नहीं आएंगे, तब तक उन भावनाओं को अच्छे तरीके से पर्दे पर पेश नहीं किया जा सकेगा। हमने देखा है कि उत्तर भारत में खास करके जो दलितों और निम्न जाति के लोगों की पार्टियां बनी, राजनीतिक पार्टियां बनी, वे कैसे पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू बनते रह गई, उनके साथ समझौते में चली गई। और उन्होंने वैसा आंदोलन कभी नहीं खड़ा किया जैसा कि दक्षिण में दिखाई पड़ा हमें, या महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा। इनसे अलग वहां पे वो सत्ता परस्त हो गए, समझौता परस्त हो गए और कहीं ना कहीं सत्ता में शामिल हुए। उसके सबसे बड़े उदाहरण रामविलास पासवान है कि जिसकी सरकार किसी की बने, उसमें रामविलास पासवान मंत्री जरूर बन जाएंगे। तो इस तरीके के समझौते होते रहे और ये कहीं ना कहीं उस राजनीतिक मानसिकता को भी जाहिर करता है जो दलितों के अंदर, जो निम्न जाति के अंदर उन्होंने प्रवेश किया कि हमें सत्ता सुख में शामिल हो जाना है, अपना हक हासिल करने पे ज्यादा जोर नहीं डालना है। लेकिन दक्षिण में आप देखें तो बताते हैं कि आंदोलन चलता है, महाराष्ट्र में आंदोलन चलता है और उसका असर यहाँ के सिनेमा पर भी है। उत्तर भारत में सिनेमा पर नहीं है। उत्तर भारत कहने का मतलब हिंदी के सिनेमा में ऐसा असर नहीं है। जो थोड़ी बहुत फिल्में इधर दिखी हैं, जैसे आर्टिकल 15 की बहुत चर्चा होती है फिल्म की, लेकिन उस समय भी मैंने ये बात कही थी और अभी मैं दोहरा रहा हूँ कि वहां पे एक संरक्षण वाला भाव है। उनके मुल्क में भी ये संरक्षण वाला भाव था, हम हिंदू हैं, हम तुमको बचा लेंगे। मतलब मुस्लिम परिवार की बहू जो हिंदू है वो उसकी लड़ाई लड़ती है,
मेरा तो ये कहना था कि उस किरदार को ही मुस्लिम क्यों नहीं, उसकी बहू मुसलमान भी हो सकती थी, वकील भी हो सकती थी, वो भी लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू बहुल समाज में हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम मुसलमान हो, हम रक्षा करेंगे। तुम दलित हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम निम्न जाति के, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो ये वाला भाव सिनेमा में भी प्रकट होता रहा है बार बार। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह वही है कि हम उनके मेकर नहीं है, उस समुदाय से आए हुए मेकर्स नहीं है। ले दे करके एक नीरज घेवन अभी दिखे हैं। नीरज घेवन की फिल्म मसान आई थी, आपने देखी होगी। फिर लुकाची वो एक सीरीज आई थी, सीरीज में उन्होंने एक एपिसोड किया था, वहां भी इस बात की चर्चा की थी। तो ऐसे मेकर्स बहुत ही कम है। या जोरम आई थी पिछले दिनों, जोरम फिल्म अगर आपने देखी, वो आदिवासी की बात करने लगती है, लेकिन वहां भी ये समाज आता है। हिंदी फिल्मों की बात करते समय मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये सवर्ण हिंदू समाज का सिनेमा है। नाम उपनाम जो रखे जाते हैं, उन नामों को ही देख लें तो फिल्म के नायक का नाम चौथी राम नहीं हो सकता, उसका नाम राहुल ही होगा, उसका नाम आहान विहान ही होगा, उसका नाम ऐसा ही कुछ होगा जो आज के एलीट क्लास के चरित्रों का नाम होता है, वैसा ही नाम होगा। किसी भी मुख्य किरदार का नाम के उपनाम में आपने पासवान नाम नहीं सुना होगा कि किरदार का नाम पासवान है। चिराग पासवान भी जब एक्टर बनने आए, उन्होंने जो कहानी चुनी, उसमें उनका कैरेक्टर कहीं से भी उनकी जाति या उनके समाज का नहीं था। वो भी एक आम हिंदी फिल्मों की कहानी कर रहे थे। विरोधाभास हिंदी समाज में खूब दिख रहा है। उसके तीन स्तर हैं। हम जब हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए, एक तो वो रहा है जो मेन स्ट्रीम हिंदी का सिनेमा रहा है, जहाँ पे जैसा मैंने कहा सवर्ण हिंदू समाज का नायक होता है, नायिका भी लगभग उसी समाज की होती है। यहाँ पे दलित है, अल्पसंख्यक है, निम्न जाति के किरदार हैं, इनको लगभग किनारे पे, हाशिए पे या सहयोगी किरदारों में रखा जाता है। कभी भी उनको नायक का दर्जा नहीं दिया गया। उनको निभाने वाले किरदार कलाकार मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन फिल्म में जब वो आएंगे तो उनका नाम प्रेम हो जाएगा, उनका नाम राहुल हो जाएगा, उनका नाम खुर्शीद नहीं होगा, उनका नाम अनवर नहीं होगा, उनका वही हिंदू नाम होगा जो जमाने से। और चूंकि एक किसी निर्देशक ने मुझे जवाब दिया था, वह ऐसा इसलिए शुरू से किया गया कि दर्शकों का बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू समाज से आता है, इसलिए मुसलमान कलाकारों को भी हिंदू नाम दिए जाते हैं। हिंदी फिल्मों में कभी भी उनको मुसलमान नाम नहीं दिए जाते। और ये इस अंतर विरोध को, इस द्वंद्व को समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ होगा। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जैसे ही आप मुस्लिम किरदारों को लेकर फिल्म बनाते हैं, उसको मुस्लिम सोशल का नाम दे देते हैं। क्यों नहीं मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म एक ऐसी बनती है जिसका नायक और नायिका दोनों मुसलमान हो सकते हैं, या कोई एक मुसलमान हो सकता है, उसको वैसे ही प्रेम करने का अधिकार मिले, उसको वैसे ही बाहें फैलाने का अधिकार मिले जैसे बाकी लोगों को मिलता है। लेकिन नहीं, हम उसको मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उसी क्लीशे घिसे पीटे मानकों के साथ दिखाते हैं कि देखो ये मुस्लिम परिवार से आया हुआ एक किरदार है। उसको आम हिंदी फिल्मों का किरदार नहीं बनाते। ये कहीं ना कहीं जो हमारा मानसिक अवरोध है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, एक जो वर्ण व्यवस्था बैठी हुई है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और जहां तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी बात है, इंडस्ट्री में घूमते फिरते लोगों को देखते समझते हुए संजीत जी भी इस चीज को हो सकता है स्वीकार करें कि यहाँ भी भयंकर किस्म से वर्ण व्यवस्था चलती है। ये वर्ण व्यवस्था दूसरे तरीके दूसरे नामों से हो सकती है। ये प्रदेश व्यवस्था के नाम पर हो सकती है, ये इलाके की व्यवस्था के नाम पर हो सकती है, ये जाति की व्यवस्था के नाम पर हो सकती है। लेकिन अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टिव लोगों की पूरी लिस्ट बनाई जाए, उसमें उच्च वर्गीय लोगों की संख्या कम से कम 80 से 85% होगी। सिर्फ 15% ऐसे निम्न समाज से आए हुए लोग हैं। वो भी कौन है? जो लाइट बॉय का काम करते हैं, जो स्पोर्ट बॉय का काम करते हैं, जो मैनुअल जॉब करते हैं, उस जॉब में लगे हुए हैं। तो जब तक आप नियामक भूमिका में
ऐसे समाज से आए हुए व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक आप ऐसी फिल्मों की कल्पना मुझे लगता है नहीं कर सकते। मैं 70s की बात, समांतर सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ एक आंदोलन के तौर पर सब उभर के आया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन हश्र उसका क्या हुआ है? चाहे दामुल हो, अंकुर हो, आक्रोश हो, पार हो, इस तरह की बहुत सारी फिल्में गिनाई जा सकती हैं, जहाँ पे दलित समाज, निम्न समाज और इनको हीरो बनाने की कोशिश की। यहीं पे मैं पा रंजीत का नाम लेना चाहूंगा। ये जो दया वाला भाव है, ये संरक्षण वाला जो भाव है, जो उच्च जाति के लोग जो फिल्में बनाते हैं तो दिखता है, पा रंजीत के यहाँ ऐसा नहीं है। पा रंजीत की कबाली देख लें, काला देख लें, सरपटा परम्बराई, सरपटा परम्बराई, ऐसे कुछ नाम है, वो देख लें। अभी थांगलान करके एक उनकी फिल्म आ रही है, वहां पे एक असर्शन है, एक असर्शन है दलित समाज से आए, निम्न समाज से आए किरदारों का, और वे दया नहीं चाहते हैं आपकी, वे अपना हक चाहते हैं और अपना दावा ठोक रहे हैं, वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, और वो कन्फ्रंट जी। कर रहे हैं, इसे हासिल कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, कन्फ्रंटेशन लाजमी है और होना ही पड़ेगा इसको। जी, मेरा अपना मानना है कि आ, ये सब बातें, दया दिखाना और ये सब तो छोड़ना चाहिए। असल चीज है कि वो असर्शन है कि नहीं है, वो असर्शन कैसे फिल्मों में दिखाई पड़ रहा है। कि हम किसी से सुधरने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। 75 सालों में न सुधरे, अगले 50-200 सालों में भी नहीं सुधरेंगे। तो जो जिसको हक नहीं मिला हुआ है, वो अपना हक कैसे हासिल करे, उसको कहानियों के माध्यम से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, जिसमें पा रंजीत एक रास्ता दिखाते हैं, मुझे नजर आते हैं, जिसमें मैं बार बार उनकी चर्चा कर रहा हूँ। उनके साथ और भी फिल्म मेकर्स हैं जो वहाँ हैं, यहाँ पे नीरज हैं जैसा कर रहे हैं, मसान में जिस तरीके से उन्होंने दिखाया इसको, तो वैसे लोग आएंगे, वैसे मेकर्स आएंगे, वैसे कलाकार आएंगे, जी। तो ये सारी चीजें उभर के आएंगी।